बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फारूक अदील। आज का लेक्चर जो है वो हमारा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 है। इसके अंदर हमने जैसे लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री। आपको पता ही है कि इन्वेंट्री क्या होती है, कि हर वो चीज़ जो हमारे पास बिजनेस में इस मकसद के लिए है कि आप उसको सेल करेंगे और अभी तक वो सेल नहीं हुई है, यानी आपके पास मौजूद है अनसोल्ड आइटम की फॉर्म में, तो दैट इज क्लासिफाइड एज योर इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आर गुड्स दैट वी हेल्ड इन आवर बिजनेस फॉर पर्पस ऑफ सेल्स। ये हमारे पास अभी मौजूद है, अनसोल्ड है, टू अर्न मच नीडेड रेवेन्यू टू मेक प्रॉफिट्स। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज वन ऑफ द कोर पार्ट ऑफ एनी बिजनेस डीलिंग इन ट्रेडिंग सेक्टर। देखिए जी, हमें पता है कि अगर हम ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर हैं, ट्रेडिंग सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही होती है, चीजें आ रही होती हैं, चीजें जा रही होती हैं, गुड्स आप परचेज कर रहे होते हैं, गुड्स बेच रहे होते हैं। तो ये जो बिजनेस होता है जहां बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है, दैट इज क्लासिफाइड एज योर ट्रेडिंग सेक्टर। तो ट्रेडिंग सेक्टर का ये एक बहुत ही कोर कंपोनेंट है और इसके बगैर हमारा जो बिजनेस है ये अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं कर सकता। इन्वेंट्री हमारे पास दो तरह की होती है, एक कहलाती है ओपनिंग इन्वेंट्री और एक कहलाती है एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री है जो कि साल के पहले दिन आपके पास मौजूद होती है। अगर आपका अकाउंटिंग ईयर जनवरी 1 को स्टार्ट हो रहा है तो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री जनवरी 1 की इन्वेंट्री होगी, और अगर आपका अकाउंटिंग ईयर दिसंबर 31 पे एंड हो रहा है तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री दिसंबर 31 की इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री हमारे पास जो ओपनिंग होती है उसको क्लासिफाई किया जाता है एज एन एक्सपेंस, और जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है उसको हमने क्लासिफाई किया जाता है एज योर एसेट, क्योंकि ये अभी भी आपके पास मौजूद है, आपकी प्रॉपर्टी है, अभी तक आपने इसको सेल नहीं किया है। हमने इन्वेंट्री की मुख्तलिफ मेथड से वैल्यूएशन करनी है। याद रखिएगा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन दो तरीकों से होती है। समटाइम हम इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे होते हैं और समटाइम हम इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए हम मुख्तलिफ मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दो मेथड्स हैं। एक कहलाता है पीरियोडिक मेथड और एक कहलाता है परपीचुअल मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक, परपीचुअल, एंड देन उसके बाद फिर इन्वेंट्री कैलकुलेशन के कुछ मेथड्स हैं, ये आपको वन बाय वन करके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो हमारा आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड जो है ये उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एक खास पीरियड के एंड पर होती है, यानी हमारी जो प्रोसेसिंग होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वो डिलेड होती है। हम गुड्स बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और हम फिर किसी पीरियड के एंड के ऊपर अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। यानी अगर हमारा पीरियड लेट्स सपोज जून 30 को खत्म हो रहा है और हमसे अगर कोई आके पूछे मई के मंथ में कि आपकी इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है, तो आप उसको नहीं बता सकेंगे, क्योंकि जब तक हमारा पीरियड एंड नहीं होगा हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन नहीं कर सकते। ये इस मेथड की रिक्वायरमेंट है। याद रखिएगा, ये मेथड ज्यादातर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे अगर हम किसी कार शोरूम की बात करें, किसी कार तो शोरूम की, तो वहां पर महीने की कितनी गाड़ियां सेल होती होंगी? अगर आप रोज की भी एक गाड़ी लगा दें तो 30 गाड़ियां सेल होती होंगी। तो अल्टीमेटली कितनी गाड़ियां आई, कितनी गाड़ियां गई, उसकी क्या वैल्यू है, बड़ी कॉन्क्रीट वैल्यूज होती हैं, तो इसको वैल्यू करना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जहां पर बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत कम होती हैं, हाँ उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत लिमिटेड होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस में, ऐसी जगहों के ऊपर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में पीरियोडिक मेथड यूज किया जाता है। पीरियोडिक मेथड तीन तरीकों से सॉल्व होता है। First one is called FIFO, the next one is called LIFO, and the last one is called weighted average. मैं आपको इस लेक्चर के अंदर तीनों मेथड्स की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको परपेचुअल की वैल्यूएशन सिखाऊंगा। तो पहले बात करते हैं पीरियोडिक मेथड में FIFO। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो यूनिट्स आप पहले खरीदते हैं उसकी सेल भी आप पहले करेंगे। LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री आप लास्ट में खरीदते हैं उसकी सेल आप सबसे पहले करते हैं। और वेटेड एवरेज के अंदर आप एवरेज कॉस्ट के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को जो है वो वैल्यू करते हैं। फीफो में याद रखिएगा, जब हम कोई चीज पहले खरीदते हैं तो पहले बेचेंगे, तो याद रखिएगा कि वो एसेट या वो इन्वेंट्री बच जाएगी आपके पास अनसोल्ड में, जो आपने सबसे आखिर में खरीदी होगी। लीफो में इसका अपोजिट हो जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो यूनिट्स आपने सबसे आखिर में खरीदे हैं उसकी सेल आप सबसे पहले करेंगे। इसका मतलब अनसोल्ड आइटम वो रह जाएगा जो हमने सबसे पहले परचेज किया था।
इसी तरह से वेटेड एवरेज में होता है, हमें ना लास्ट यूज से होता है, ना हमें वो लेटेस्ट इन्वेंट्री चाहिए होती है, ना ओल्डेस्ट इन्वेंट्री चाहिए होती है, हम टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल लेते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि जनाब आप आजकल इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहे हैं, हमारा बिजनेस इन्फ्लेशन के दौर से गुजरता है, यानी कि इसका मतलब महंगाई होती है, हर आने वाली इन्वेंट्री की कॉस्ट प्रीवियस कॉस्ट के मुकाबले में ज्यादा होती है। अगर आज आप एक चीज लेट सपोज 12 रुपए की खरीदते हैं, तो हो सकता है कि अगले महीने जब आप ये चीज खरीदने जाएं तो उसकी वैल्यू 12 से बढ़कर 13 रुपए हो चुकी हो सकता है जब आप उसके अगले महीने खरीदने जाएं तो 13 से बढ़कर वो 14 हो चुकी हो। तो अल्टीमेटली हम इन्फ्लेशन के दौर से गुजरते हैं, वक्त के साथ साथ गुड्स की प्राइसेस में इजाफा होता है। इसका अपोजिट होता है डिफ्लेशन, वक्त के साथ साथ गुड्स की प्राइस में कमी होती है, बट इट्स बहुत ही रेयरली केसेस में देखने आता है कि गुड्स की प्राइस बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। सो व्हाट हैपेंड, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पीरियोडिक मेथड से। गिवन बिलो इज द डेटा ऑफ रेक्सको कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून 2021, द फर्म यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। आपने यहाँ पे देखें तो जून 1 से लेकर जून 30 तक की ट्रांजेक्शंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है, परचेजेस, सेल्स, परचेज, सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिए और साथ में आपको पर यूनिट की कॉस्ट दे दी है। सवाल आपको नॉर्मली इसी तरह के एक टेबल की फॉर्म में नजर आएगा। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द एंड ऑफ जून 30 अंडर ईच ऑफ द मेथड फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। फिर उससे कह रहे हैं आपके ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, और फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि इन योर ओपिनियन विच मेथड इज सूटेबल इफ मैनेजमेंट वांट्स टू शो द हाईएस्ट प्रॉफिट एंड व्हाई। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से कौन सा मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप हाईएस्ट प्रॉफिट शो करना चाहते हैं। तो जनाब शो करते हैं, इसमें सवाल में आपने 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम बनाते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन कार्ड। इस कार्ड का रूल ये है कि इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को शामिल किया जाता है, इसमें सेल्स की ट्रांजैक्शंस को इनिशियली शामिल नहीं किया जाता। तो हम जरा फोकस करते हैं अपनी ओपनिंग ट्रांजैक्शन में। ओपनिंग बैलेंस में 300 यूनिट थे 55 रुपए के हिसाब से, फिर 375 58 के हिसाब से, 465 के हिसाब से, फिर उसके बाद 370 के हिसाब से। तो ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है ये ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस की है। हमने इससे 5 कॉलम बना लिए, डेट, डिटेल्स, क्वांटिटी, पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। अब मैं वन बाय वन करके डेट वाइज तमाम ट्रांजैक्शंस को पुट करूंगा। याद रखिएगा इसमें से वो ओपनिंग बैलेंस और परचेजेस की ट्रांजैक्शंस आती हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट्स 55 के हिसाब से, टोटल कॉस्ट बन जाएगी 16,500। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 300 मल्टीप्लाई बाय 55। 4 जून में हमने परचेजेस डाली, 375 मल्टीप्लाई बाय 58 दैट इज 21,750। 12 जून के अंदर हमने फिर परचेजेस डाली, 400 मल्टीप्लाई बाय 65, टोटल कॉस्ट बिकम 26,000। और फिर उसके बाद 24 जून में 300 इंटू 70 दैट इज इक्वल टू 21,000। टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट्स ले लिए हमने, टोटल यूनिट्स आ गया 375, जिसकी टोटल कॉस्ट है 85,250। अब इसमें से हम लेस कर देंगे हमने जो यूनिट्स सोल्ड कर दिए हैं। अगर हम सवाल में वापस जाएं तो हमने देखें यहाँ पर यूनिट्स सोल्ड हमारे पास कितने, 375 यूनिट्स हमने एक सोल्ड किए, पॉइंटर ओपन कर लूं, यस 375 हमने एक यूनिट सोल्ड किए हैं, 175 हमने एक किए हैं और 200 हमने एक किए हैं। तो ये वो यूनिट्स हैं जो हमने सोल्ड कर दिए हैं। तो जो यूनिट्स हमने सोल्ड किए होंगे उनके टोटल को हम यहां से माइनस कर देंगे, लेस यूनिट सोल्ड दैट इज इक्वल टू 750। तो 1375 में से 750 यूनिट्स हम सोल्ड कर चुके हैं, तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री के बैलेंस बचेगा वो बनेगा 625। यानी हमने इस एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है कि 625 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है। पहले हम यूज करेंगे फीफो मेथड। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो 750 यूनिट सेल हुए हैं वो सबसे पहले ये वाले सेल हुए होंगे 300 वाले, फिर उसके बाद ये वाले सेल हुए होंगे 375। तो 300 ये, 375 ये, टोटल हो गया 675 और हमने सेल करने हैं 750। इसका मतलब जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो यहां से उठाए जाएंगे। तो ये वाले यूनिट सेल हो गए, तो बचे कौन से, बचे यहां से 300 ये वाले बचे और 325 यहां से बचे, क्योंकि टोटल हमने यूनिट्स बचाने हैं 625। तो 300 हम यहां से रोकेंगे इस लॉट से 70 की लॉट से, और 325 हम रोकेंगे 65 की लॉट से। तो टोटल हमारे पास जो यूनिट्स बच जाएंगे 370 की लॉट से जिसकी टोटल कॉस्ट है 21,000 और 325 60 की लॉट से जिसकी टोटल कॉस्ट है 21,250। 625 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट आ गई 42,125। अब आप निकालेंगे इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान सा, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड कर देते हैं और एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर आप यहां पर देखिए तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स पहले से ही आई हुई है 85,250। इट्स अ सम ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड परचेजेस। तो 85,250 में से हम माइनस कर देंगे अपनी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, दैट इज 42,125। आंसर आ गया आपके पास 43,125। नाउ यू हैव टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब आप लीफो मेथड से यूज करेंगे। लीफो मेथड इसका अपोजिट होता है। लीफो मेथड के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो यूनिट्स हमने सबसे आखिर में खरीदे हैं उसकी सेल सबसे पहले होगी। इसका मतलब जो यूनिट्स बचेंगे वो सबसे पहले ये वाले बचेंगे 300, और बाकी जो 325 यूनिट्स हैं वो यहां से बचाएंगे, क्योंकि हमें टोटल 625 यूनिट्स को बचाना है, रोकना है एंडिंग इन्वेंट्री में। सो व्हाट वी हैव टू डू, 300 यूनिट्स हमने रोके 55 वाले 16,500, 325 यूनिट्स हमने रोके 58 वाले 13,850। टोटल 625 यूनिट्स की कॉस्ट हो गई 35,350। इसी तरह से इसकी भी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली। इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 49,900। वेटेड एवरेज में हमने अब ना ऊपर से रोकना है ना नीचे से रोकना है, बल्कि हमने टोटल की कॉस्ट लेनी, एवरेज कॉस्ट। एवरेज निकालने का तरीका बड़ा आसान सा है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 85,250 और जो टोटल यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल थे वो थे 1375। तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 62 रुपीज की। हमने जो इन्वेंट्री रोकनी है वो 625 यूनिट्स रोकने हैं 62 के ऊपर, तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 38,750। इसी तरह से आप इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला वही अपना पुराना वाला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई दैट इज 46,500। अब आपने निकालना है इसका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी सेल्स। सेल्स की वैल्यू जो है वो सबसे पहले आपके पास जो आएगी वो इसी तरह से आएगी। सेल्स में 375 रुपीज की जो सेल्स थी, जो यूनिट थे, उसको हमने सेल किया था 60 पे, दैट इज इक्वल टू 22,500। 175 को हमने सेल किया था 66 पे, दैट इज इक्वल टू 11,550। 200 को हमने सेल किया था 80 के ऊपर, दैट इज इक्वल टू 16,000। टोटल सेल्स हो गई 750, दैट इज 50,050। सेल्स का फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। सेल्स में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल अभी हमने पीछे निकाली जो सब में सेम रहेगी 50,050। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हर एक की अलग अलग है। फीफो की थी 43,125, लीफो की थी 49,900 और 46,500। जब आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट देगा फीफो, सबसे कम ग्रॉस प्रॉफिट देगा लीफो, और वेटेड एवरेज दोनों का एवरेज प्रॉफिट देगा 3550। तो ये हमारा जो सेंटेंस था वो ये था कि जनाब आपके सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें शो करता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट शो होता है फीफो के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो लेटेस्ट इन्वेंट्री होती है, जो सबसे महंगी इन्वेंट्री होती है वो आप रोक लेते हैं, और जो सस्ती इन्वेंट्री होती है उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना देते हैं। तो जो आपका एसेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर एसेट होती है, एसेट सबसे ज्यादा होता है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो जब एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जो है वो आपका बढ़ जाएगा। सो ये जो हमारे पास जो मेथड था, दैट मेथड इज कॉल्ड पीरियोडिक मेथड। एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जो बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसको आपने होमवर्क में सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद फिर अपने आंसर्स को कमेंट्स में शेयर करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। हर एग्जाम के अंदर पीरियोडिक और परपेचुअल में से कोई ना कोई सवाल आपके पास जरूर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे परपेचुअल मेथड, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसकी जो बाकी मेथड है वो 1 बाय 1 करके आपको डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह इसके लेक्चर मिलते रहेंगे। सो दैट विल बी द एंड ऑफ दिस टॉपिक। मिलते हैं टॉपिक नंबर 2 के साथ, जिसमें हम परपेचुअल मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।